Hello everyone, how are you? I am Niyas Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी डिजिटी आर्ट में व्यस्त हैं ना आप लोग? आप डिजिटी आर्ट में व्यस्त हैं या पीजीटी आर्ट में व्यस्त हैं या KVS, NVS, नेट JRF या EMRC, किसी भी आर्ट शिक्षक भर्ती के लिए अगर आप व्यस्त हैं मित्रों तो आपके लिए क्लास लाभकारी साबित होगी। इससे पहले हम लोगों ने सभी चैप्टर्स का रिवीजन किया है। चैप्टर 1 में हमने प्रागैतिहासिक चित्रकला को पढ़ा, चैप्टर 2 में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की चित्रकला को पढ़ा, चैप्टर 3 में हमने लघु चित्रकला जनपाल अभ्रंश शैलियों को पढ़ा, चैप्टर 4 में हमने पहाड़ी चित्रकला शैली को पढ़ा, चैप्टर 5 में हमने राजस्थानी चित्रकला शैली को पढ़ा, चैप्टर 6 में हमने सभी गुफाओं को पढ़ने का प्रयास किया था, चैप्टर 7 में हमने षडांग पढ़ा था, भारतीय चित्रकला के षडांग, चैप्टर 8 में हमने बंगाल शैली को समझा है, चैप्टर 9 में हमने चित्रकला के तत्व को भी समझ लिया है। अब आज चैप्टर 9 की बारी है। चैप्टर 9 में हमने चित्रकला के तत्वों को समझा है। चैप्टर 10 की बारी है। तो चैप्टर 10 में हम लोग जो पढ़ेंगे वो अब तक के सभी चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा प्रश्न लाने वाला है। अकेले ऐसा टॉपिक जहां से 35 प्लस प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, 35-40 प्रश्न से ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसे समसामयिक कलाकार का नाम दिया जाता है। समसामयिक कलाकार। खूब ज़्यादा प्रश्न आता है मित्रों, तो इसे 2-3 क्लासेस में करेंगे, 2-3 चैप्टर्स में करेंगे। आज समसामयिक कलाकारों में कुछ खास नाम देखा जाएगा और साथ में फुल अभ्यास भी देखेंगे। मित्रों याद रखिएगा, अभ्यास के लिए आप OMR रखें, OMR पे काम करें। OMR ज़रूरी है, सॉल्व करना भी। देखने से काम नहीं होता है, देखने से अच्छा है कि बैठ के करें, क्योंकि ज़िंदगी में अगर बड़ा इंसान बनना है तो पहले बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना होगा, तब जाके आप बड़ा इंसान बन पाएंगे। और क्वेश्चंस भरपूर मात्रा में रहेगा तो आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करने की आवश्यकता है, परखने की ज़रूरत है कौन सा टॉपिक हमारा वीक है। आप जब OMR लगाएं, सेट करें, तो उन्हें देखें कि कौन सा टॉपिक वीक से आ रहा है, किस में हमें दिक्कत हो रही है, कहाँ के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उनको देखना होगा, मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो ईमानदारी से मेहनत करते हुए आगे बढ़ें। और आज है 18 मार्च को हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्लास करने चल रहे हैं। तो आइए क्लास पे चलते हैं। राम कुमार की बात करते हैं तो 1924 से 2018 का इनका टाइम पीरियड होता है। 1924 में शिमला हिमाचल प्रदेश में राम कुमार जी का जन्म हुआ था। राम कुमार ने कला की विधिवत जो प्रारंभिक शिक्षा वो नहीं ली है। राम कुमार ने अर्थशास्त्र में MA सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से किया है। राम कुमार ने MA में अध्ययन करते हुए सैलोज मुखर्जी के निर्देशन में शारदा चरण उकील ऑफ आर्ट्स कॉलेज नई दिल्ली में समकालीन कक्षाओं में कला का अध्ययन भी किया है। पेरिस में जाकर के राम कुमार ने आंद्रे लहोते और फेर्नांड लेंजर के निर्देशन में भी कला की शिक्षा ग्रहण की है। राम कुमार मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार थे मित्रों, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। राम कुमार ने भारत में अमूर्तता की शुरुआत की थी। सन 1960 से 1970 के दौरान राम कुमार ने दृश्य चित्रों का ज़्यादा चित्रण किया है। वाराणसी श्रृंखला में राम कुमार ने वहाँ के लोगों को, घाटों को, नावों को, बालू को, रेत को, गंगा जी को आदि समूचे वातावरण को धूमिल हल्के रंगों में निखेरने का काम किया, निदर्शाने का काम किया। राम कुमार चित्रकार के साथ साथ लेखक भी थे मित्रों। राम कुमार के चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी होती है शिमला में 1948 में लगती है। राम कुमार द्वारा वाराणसी चित्र श्रृंखला पे बनाई गई चित्र श्रृंखलाएं बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तैल व एक्रेलिक रंगों से राम कुमार का जो है समान अधिकार था। तैल और एक्रेलिक रंगों में राम कुमार का समान अधिकार था। इस पर खूब ज़्यादा काम किए, एक्रेलिक माध्यम में भी और तैलीय माध्यम में भी। राम कुमार ने शिल्पों में विसर्जन,
विलय में लय तथा शिल्प में सत्यम शिवम सुंदरम का समावेश प्रभावशाली रहा है। शहर का सांस्कृतिक बिखराव और काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद के धुंधले प्रतीक रामकुमार ने चित्रित करने के काम में लगे रहे और किए भी। रामकुमार की एक कृति है बैंड गांव। बैंड गांव, अरे बैग बॉन्ड है भाई, बैग बॉन्ड। बैग बॉन्ड को क्रिस्टी की नीलामी में न्यूयॉर्क में बिकती है, 1.1 मिलियन डॉलर में बिकती है मित्रों। बैग बॉन्ड कितने में बिकी? 1.1 मिलियन डॉलर में बिकी। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार रामकुमार ही होते हैं। रामकुमार को जेडी रॉक फेलोशिप थर्ड का जो है अवार्ड भी मिल चुका है न्यूयॉर्क में। उत्तर प्रदेश सरकार का मुंशी प्रेमचंद्र पुरस्कार 1972 में इनको प्राप्त हो चुका है। रामकुमार को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2003 में प्राप्त हो चुका है। 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इनको लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट अवार्ड 2010 में दिल्ली में मिला है। रामकुमार की अगर बात करते हैं तो 1971 में इन्हें पद्मश्री जो चौथा अति महत्वपूर्ण सम्मान होता है वो प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया गया। अमेरिका में जेडी रॉक फेलर थर्ड फंड स्कॉलरशिप से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। रामकुमार ने 10 भारतीय कलाकारों प्रदर्शनियों को अमेरिका में आयोजित किया था। रामकुमार की मृत्यु जो है 14 अप्रैल 2018 को 94 वर्ष की आयु में दिल्ली में ही हुई है। जन्म कहाँ हुआ? शिमला में। कब हुआ? 1924 में। मृत्यु कब हुई? 1918 में। 1918, अरे भैया 2018, ठीक है, 94 वर्ष की आयु में। कुछ खास दृश्यों की बात करते हैं, जैसे सेंट टाउन इनका बढ़िया दृश्य है, सोरो बढ़िया रचना है, थ्री वुमेन बढ़िया रचना है, लैम्ब्रिंथ ऑफ अ टाउन की बात हो बढ़िया चित्र है, टू फिगर्स की बात हो, टू सिस्टर्स की बात हो, लिथोग्राफी में इन्होंने दर्शाया, रामकुमार का बढ़िया चित्र है। अतीत की बात आती है, तैलीय रचना है, 1958 में बनाया है। और बात करते हैं तो 1958 में सपना तैलीय चित्र है, बढ़िया है। 1965 में श्रद्धांजलि बहुत अच्छा दृश्य है तैलीय माध्यम में। 1965 में नगर दृश्य को दर्शाने का काम रामकुमार ने किया है। और 1982 में उड़ान, इसको भी तैलीय दृश्य में दर्शाया है। 1966 में बसंत को भी तैलीय माध्यम में दर्शाया है। और 1961 में धार, लद्दाख, बनारस सीरीज जैसी शिमला सीरीजों को भी दर्शाने का काम रामकुमार का रहा है। तो ये सब बढ़िया बढ़िया चित्रों में है और चित्र श्रृंखलाओं में है, तो इनको आपको याद रखना होगा। इनसे जो क्वेश्चंस बन सकता है मित्रों, ये मनुष्य का सभ्यता वाला चित्रकार होता है, ये आपको याद रखना होगा। आंद्रे लेहोत और फर्नांड लेंजर के निर्देशन में कला शिक्षा ली थी, ये आपको याद रखना होगा। शिमला में इनका जन्म हुआ, ये आपको याद रखना होगा। इसके साथ 2010 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है मिलता है, वो लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट अवार्ड को याद रखना होगा। 10 भारतीय कलाकार प्रदर्शनी अमेरिका में आयोजित होती है, उसमें भी रामकुमार शामिल रहे हैं, ये आपको याद रखना होगा। और सपना के साथ नगर दृश्य और शिमला सीरीज तो आपको याद ही रखना होगा। बात करते हैं अगले कलाकार की, कंवल कृष्ण नाम होता है। कंवल कृष्ण की अगर बात करते हैं 1910 से 1993 का इनका टाइम पीरियड होता है। कंवल कृष्ण का जन्म 1910 में मांट गुमरी में हुआ था। कंवल कृष्ण गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स से कला की डिप्लोमा लेते हैं। पेरिस में कंवल कृष्ण ने ग्राफिक तकनीकी में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कंवल कृष्ण ने जल रंग और ग्राफिक माध्यम में खूब ज्यादा प्रयोग भी किए हैं। तिब्बत यात्रा से कंवल कृष्ण कला का नवीन माध्यमों में शायरा चित्रों को चित्रित करने का काम करते हैं। श्वेत रंग कंवल कृष्ण का प्रिय रंग रहा है, जिसके माध्यम से अपने तिब्बत के हिमाच्छादित विशाल पर्वत, झरने, नदी, सूर्य की रंगों में बिरंगी किरणों को दर्शाने के लिए जो है आपने समाहित कर लिया। तो यानी सफेद रंग में दृश्य दर्शाना कंवल कृष्ण की सबसे प्रिय विशेषता रही है। कंवल कृष्ण के प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं, मांडू रचना बहुत फेमस है, शिवरिंग रचना बहुत फेमस है, सन रचना बहुत फेमस है, नार्वे बहुत अच्छा दृश्य है। इसके साथ कॉलिंगपोंग डंकीज की अगर बात आती है, ऐसा दृश्य भी कंवल कृष्ण ने बनाया। टेम्पल की बात हो, बहुत अच्छा दृश्य है कंवल कृष्ण का। जनाजा की अगर बात आती है, कंवल कृष्ण की अच्छी रचनाओं में शुमार है। और आगे देखा जाए मित्रों तो कंवल कृष्ण की शैलियों में प्राच्य व यूरोपीय शैली, प्राच्य और यूरोपीय शैली का अद्भुत संयोग होता है। भारतीय सैन्य दल के साथ कुछ समय आप कश्मीर में रहे, जहां पर युद्धरत भारतीय सेना के चित्र को भी बनाने का काम किए। कंवल कृष्ण का आप जानते हैं दुखद निधन 1993 में होता है, 1993, तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं, के.एस. कुलकर्णी का नाम पढ़ते हैं, कृष्ण शामराव कुलकर्णी, इनका पूरा नाम आपको हर हाल में याद रखना होगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है मित्रों। के.एस. कुलकर्णी का जन्म 1918 में बेलगाम कर्नाटक में होता है। कृष्ण शामराव की प्रारंभिक शिक्षा जो है पूना से हुई है, पूना से।
1940 में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कला में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं और के एस कुलकर्णी देश विदेश की प्रमुख कला दीर्घाओं में लगभग 71 से अधिक कला प्रदर्शनियां लगा चुके हैं। के एस कुलकर्णी को अमेरिका से रॉकफेलर फाउंडरशिप जो है स्कॉलरशिप प्राप्त हो चुका है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1955 में और 1958 में 1965 में इनको 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार दे चुकी है। किसको? के एस कुलकर्णी को। और आगे चले मित्रों तो आगे कहा जा रहा है म्यूरल और कंक्रीट। म्यूरल और कंक्रीट मूर्तिशिल्प कला मेले और अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों से प्रदर्शित करने हेतु भी भारतीय सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। के एस कुलकर्णी 1972 से 1978 ईस्वी तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में ललित कला संकाय के डीन भी रहे हैं। के एस कुलकर्णी को साहित्य कला परिषद नई दिल्ली से कला सम्मान और इमेरिस्ट प्रोफेसर की उपाधि भी प्रदान की गई है। के एस कुलकर्णी त्रिवेणी कला संगम 1945 से 1955 तक और दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्यों में नाम आता है। 1972 से 1979 ईस्वी के मध्य आप उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी लखनऊ के भी अध्यक्ष रहे हैं। 1982 में कुलकर्णी को जो है सभासद चुना गया। सभासद आप जानते हैं राजनेता होता है, सभासद राजनेता होता है। सभासद जो म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, जैसे गांव में प्रधानी होती है ना, ऐसे शहर में जो है सभासद होते हैं। फिर सभासद के बाद पार्षद होते हैं, पार्षद के बाद फिर वहाँ पे मेयर होते हैं, तो सभासद चुने गए। 1996 में के एस कुलकर्णी ट्रस्ट फाउंडेशन की स्थापना युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने की है। कुलकर्णी ने एक म्यूरल चित्र के रूप में अपना जीवन जो है साइन बोर्ड और बिलबोर्ड के चित्रण से प्रारंभ किया था। कुलकर्णी यूरोपीय दृश्य चित्रण और फिल्म पोस्टर से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। कुलकर्णी ने अपने अध्ययन कला में वास्ट टेक्निक के साथ साथ यूरोपीय अकादमिक शैली का भी खूब ज्यादा कार्य किया है। के एस कुलकर्णी म्यूरलिस्ट के साथ साथ श्रेष्ठ व्यक्ति चित्रकार के रूप में भी फेमस है। तो म्यूरलिस्ट तो हैं ही, उसके साथ पोर्ट्रेट यानी व्यक्ति रचनाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। खजुराहो और आदिम कला पर आधारित लगभग 200 पेन व स्याही रेखा चित्रों की श्रृंखला अंकित की, जिसमें दिल्ली में प्रदर्शन करने का काम भी किया है। किसने किया? के एस कुलकर्णी ने किया। के एस कुलकर्णी की प्रारंभिक कला अजंता और राजस्थानी कला परंपराओं से प्रभावित रही है। के एस कुलकर्णी ने चोल प्रतिमाओं, अमेरिकन और एरस्ट्रक्शंस कला, अजंता, कांगड़ा आदि कला शैलियों की लयात्मक ताजगी, सरलता और प्रवणता की अद्भुत समन्वय अपनी कला शैलियों में किया है। के एस कुलकर्णी एक श्रेष्ठ भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार और छायाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। के एस कुलकर्णी भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्रमुख नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों के छवि चित्र बनाने में सिद्धस्त रहे हैं, यानी कार्य भी किया है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी का, डॉक्टर राधाकृष्णन जी का, डॉक्टर संजीव रेड्डी जी का जो है दृश्य इन्होंने बढ़िया से बनाया है। ये प्रमुख दृश्य हैं। के एस कुलकर्णी के जो प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो माता व पुत्र का नाम आता है, पनघट का दृश्य आता है, कबाड़ी का दृश्य आता है, खेत का दृश्य आता है, बैल का दृश्य आता है, टोकरी लिए लड़की म्यूजिशियंस की बात आए, ये दृश्य है। क्वीन दृश्य है, क्वीन के साथ वुमेन इन रेड साड़ी की बात आए, ऐसा दृश्य है। थ्री सिस्टर्स की बात आती है, ऐसा दृश्य है। द स्टोरी टेलर की बात आए, ये भी है। मदर एंड चाइल्ड की बात आती है, के एस कुलकर्णी का बढ़िया दृश्य है। फ्लूट प्लेयर्स की अगर बात आती है, के एस कुलकर्णी का दृश्य है। सिटी स्कैप की बात आती है, के एस कुलकर्णी का दृश्य है। चेरियट की बात आती है, के एस कुलकर्णी का दृश्य है। कृष्ण गोविंद गोपीज की बात आती है, ये भी बहुत बढ़िया दृश्य है और के एस कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया। तो ये सब नाम के एस कुलकर्णी के साथ दर्ज हैं। आप जानते हैं 1994 में इनका जो है दुखद निधन भी हुआ है, तो के एस कुलकर्णी को आप इसके लिए भी याद रखिएगा। जय अप्पा स्वामी की बात करते हैं। जय अप्पा स्वामी कला आलोचक, लेखक, दस्तावेज संग्रहकर्ता और एक कलाकार के रूप में विख्यात जया का जन्म 1918 में चेन्नई में हुआ। जयप्पा की कला शिक्षा विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन कोलकाता से हुई है। कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स और ब्रिजिंग से भी सीखे हैं। उसके साथ जो है अबेरियन कॉलेज अमेरिका से भी एक अलग शिक्षा प्राप्त की है। जयप्पा को आईफैक्स नई दिल्ली का पुरस्कार भी मिला है। जयप्पा को शिल्पी चक्र नई दिल्ली का सदस्य रहे हैं। और आगे चलते हैं तो जयप्पा अनेक पत्र पत्रिकाओं में लेखन और आलोचक के रूप में भी कार्य किए हैं। जयप्पा की प्रसिद्धि की अगर बात आती है, अवनींद्रनाथ टैगोर एंड द आर्ट ऑफ चित्र टाइम्स की बात हो, एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न की बात हो, या इंडियन स्कल्पचर्स की बात हो, द क्रिटिक विजन की बात हो, सिलेक्टेड राइटिंग की बात हो, इन सभी पे बढ़िया बढ़िया पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। उसके साथ अगर देखा जाता है तंजौर पेंटिंग्स ऑफ द मराठा पीरियड्स की बात हो, इंडियन पेंटिंग्स ऑन द ग्लास की बात हो, छिदीन्द्रनाथ मजुमदार की बात हो, कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट की बात हो, ये सभी बढ़िया पुस्तकों में इनके शुमार है। जयप्पा स्वामी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से सैलोज मुखर्जी पर प्रकाशित मोनोग्राफ का संपादन भी किया है। जयप्पा स्वामी
टेम्परा तथा जल रंग माध्यम में खूब ज्यादा काम किए हैं। तैलीय माध्यम में बने चित्रों को जया की पहचान बनाने में लगी हुई है, यानी तैलीय माध्यम में बने चित्रों से जया की पहचान बनने लगी है, खूब ज्यादा फेमस हुए। जया ने अपने चित्रों में प्रकृति और नारी को चित्रित करने का काम किया है। बस स्टॉप है, सहरा है, पर्वतों के दृश्य में नदी है, किनारा है, आद्य विश्व है, शोकाकुल स्त्री है, जया की बढ़िया कृतियों में शुमार है। जया के लोक शैली, कांच की कृति और लेखन सामग्री को आपने प्रयास द्वारा स्थापित रासाजा फाउंडेशन नई दिल्ली में संग्रहित भी किया है। तो ये कुछ खास बातें जयाप्पा स्वामी के लिए थी। आप जानते हैं जयाप्पा स्वामी का जो दुखद निधन है 1984 के आसपास हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे चलेंगे, देवयानी कृष्ण की बात करेंगे। देवयानी कृष्ण का जन्म 1918 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। देवयानी कृष्ण के चित्रण की विशेषताएं जो है लोक शैली, प्राकृतिक दृश्यांकन, खिलौने, मानवाकृति की भावनापूर्ण मुद्राएं रही हैं। देवयानी कृष्ण के लामा नृत्य चित्र तो अद्वितीय है। देवयानी कृष्ण जल रंग चित्रों में, रेखांकनों में और बातिक तथा ग्राफिक चित्रों की लोक कला से प्रेरित बिंबों का भी प्रयोग किया है। देवयानी कृष्ण अल्लाह सीरीज यानी एचिंग में बम बम भोले चित्रों की सीरीज बनाई है। देवयानी कृष्ण प्रकृति दृश्यों में बेहू, देवतावाद, तांत्रिक साधना, प्रतोषपाना और स्टिल लाइफ के साथ साथ खिलौने, मुखौटे आदि का भी सृजन किया है। देवयानी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई है मित्रों। देवयानी कृष्ण ने उच्च शिक्षा का जो अध्ययन है जे स्कूल ऑफ आर्ट से किया है। और आगे बढ़ते हैं तो देवयानी कृष्ण ने भित्तीय चित्रण में विशेष अध्ययन किया है, यानी दीवालों पर चित्रकारी के लिए विशेष अध्ययन देवयानी कृष्ण ने किया है। देवयानी कृष्ण को 1968 का त्रिनाले भारत का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है मित्रों। देवयानी कृष्ण की अगर बात आती है 2002 में इनका दुखद निधन भी हुआ है, तो ये बात भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कलाकार आते हैं प्राणनाथ मांगो। जन्म इनका 1923 में जो है पंजाब में हुआ है। प्राणनाथ मांगो चित्रकार, डिजाइनर, शिक्षाविद और कला आलोचक, मांगो कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली के प्रोफेसर इन फाइन आर्ट्स के पद से 1981 में सेवानिवृत्त हुए। प्रतिष्ठित कला आलोचक डॉक्टर CL फावरी ने मार्च 1958 में स्टेट्समैन में लिखा था, प्राणनाथ मांगो 2 डिजाइन प्रदर्शनी में शामिल हुए जो उन्होंने जलियांवाला बाग की स्मृति में बनाने वाले म्यूरल के लिए बनाए थे। प्राणनाथ मांगो जलियांवाला बाग सिंबल्स ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम कागज पर चारकोल माध्यम में बनाया है। वेंकटाचलम ने अपनी पुस्तक माई कंटेम्परेरीज 1966 में लिखा है कि प्राणनाथ मांगो भारतीय चित्रकारों की उभरती पीढ़ियों में एक युवा आधुनिक कलाकार हैं। प्राणनाथ मांगो भारतीय लघु चित्रों से अधिक प्रभावित थे और चित्र की बनावट से प्राणनाथ मांगो लघु चित्रों के गुणों को अपनाए रखा है। प्राणनाथ मांगो का जन्म 1923 में पंजाब में हुआ था और प्राणनाथ मांगो के चित्र प्रभाववाद से प्रभावित रहे हैं। मांगो संप्रति ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड दिल्ली के आलेखन विभाग के निर्देशक भी रहे हैं। तो ये तो नाम प्राणनाथ मांगो का हो गया। आगे चलते हैं, रमेश्वर बूटा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रमेश्वर बूटा का जो जन्म है 1941 में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। रमेश्वर बूटा की कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली से इनको कलित की जो है कला की शिक्षा प्राप्त हुई है। रमेश्वर बूटा किस कला संस्थान के सदस्य रहे मित्रों? तो दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य रहे हैं। दिल्ली आर्ट कॉलेज से रमेश्वर बूटा ने कब चित्रकला का जो है डिप्लोमा प्राप्त किया? तो 1964 में प्राप्त किया है। रमेश्वर बूटा दिल्ली शिल्पी चक्र के सचिव कब रहे? 1968 से 70 के आसपास रहे हैं। प्रारंभ में रमेश्वर बूटा ने भूखे, दुबले पतले और हड्डियां दर्शाते श्रमिक वर्ग की व्यथा और दैनिक जीवन को चित्रित करने का काम करते रहे। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है गोरिल्ला चित्र श्रृंखला है। किस चित्रकार ने चित्रित किया मित्रों? तो गोरिल्ला चित्र श्रृंखला को रमेश्वर बूटा के द्वारा दर्शाया गया है। रमेश्वर बूटा किस कला संस्थान के कला विभाग में प्रवक्ता पद पर रह चुके हैं? तो त्रिवेणी कला संगम में प्रवक्ता के रूप में कार्य किए हैं। 1997 ईस्वी में आईफैक्स नई दिल्ली में रमेश्वर बूटा को किस सम्मान से सम्मानित किया? तो कला विभूषण सम्मान दिया है इनको। और रमेश्वर बूटा की अगर बात करते हैं तो रमेश्वर बूटा को कला में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। 2013 के आसपास ये पुरस्कार दिया गया। और आगे चला जाए, बूटा के लिए और क्या लिखा गया है मित्रों? तो बूटा बायोग्राफी ऑफ अ क्राइम नामक फिल्म किस कलाकार ने निर्देशित की? तो बायोग्राफी ऑफ अ क्राइम रमेश्वर बूटा के द्वारा निर्देशित की गई फिल्म है। 1990 के दशक में बूटा ने मेटामोफोर्सिस सीरीज पे कार्य भी किया है। रमेश्वर बूटा दिल्ली स्थित त्रिवेणी कला संगम के कला विभाग में किस वर्ष जो है विभागाध्यक्ष बने? तो 1967 में बने हैं। कौन सा चित्रकार
शरीर पर बाल दिखाने के लिए ब्लेड के टुकड़ों से कैनवास को खुरच करके इच्छित प्रभाव पैदा करता है, तो ऐसा काम रामेश्वर बुट्टा जी का है। रामेश्वर बुट्टा ने अपनी प्रसिद्ध एप सीरीज किस दशक में चित्रित की, तो 1970 से 80 के दशक में फाइनली इन्होंने बनाई है। प्रमुख चित्र श्रृंखला की बात करते हैं, गोरिल्ला श्रृंखला बहुत फेमस है, एप सीरीज बहुत फेमस है, कैनवास पे तैलीय माध्यम में बनाया है। आदमी श्रृंखला है, और ये सब अच्छी रचनाओं में शुमार हैं किसके, रामेश्वर बुट्टा की। और आगे देखा जाए तो रामेश्वर बुट्टा के प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो एप सीरीज इनका ज़्यादा फेमस है। द विनर और हिप्पीज की बात आती है, बढ़िया दृश्य है। आर डिवीजन की बात हो, द एनटोल्ड स्टोरी की बात हो, माई फ्रेंड्स की बात हो, प्रत्यारोपण की बात हो, कैनवास पे तैलीय माध्यम में है। सेवादार की बात हो, कैनवास पे तैलीय माध्यम में है। मेन सीरीज की बात हो, विंडोज की बात हो, लास्ट स्टेप की बात हो, ये सब बढ़िया दृश्य हैं और रामेश्वर बुट्टा के द्वारा बनाए गए। रामेश्वर बुट्टा चित्रकार के साथ साथ ग्राफिक कलाकार थे। रामेश्वर बुट्टा केवल और केवल पुरुष आकृतियां बनाते थे, ये खास बात थी। तो मित्रों, ये थे रामेश्वर बुट्टा, जिनकी दिल्ली में जो है शिक्षा भी हुई, दिल्ली में जन्म भी हुआ और कला विभूषण सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं, त्रिवेणी कला संगम से नवाजे जा चुके हैं। गोरिल्ला चित्र श्रृंखला ज़्यादा फेमस है, तो इसको आपको याद रखना है। श्रीनगर में इस्टेब्लिश हुआ था, 1948 की बात होती है। कश्मीर में 1947 ईस्वी में नेशनल कल्चरल फ्रंट की स्थापना एक युवा कलाकार PN काचरू ने की थी। इसके बाद द ट्रियो के नाम से भी एक कलाकार समूह सामने आया। दो कलाकार NN भट्ट और त्रिलोक कौर PN काचरू और नेशनल कल्चरल फ्रंट के सदस्य के संपर्क में आ गए। और जब इसके संपर्क में आए मित्रों, तो आगे आता है कि भट्ट, कौल और काचरू तीनों के दल को द ट्रेवो नाम से जाना गया। द ट्रेवो नाम से जाना गया। 1948 की जब बात आती है तो 1948 ईस्वी में इस कलाकार ने अपने दल का नाम बदल करके प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन रख लिया। कलाकारों में कौन कौन शामिल रहा, तो त्रिलोक कौर जी रहे हैं, PN काचरू जी रहे हैं, NN भट्ट जी रहे, ये लोग मिलके, और इसका नाम 1948 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन रख लिया। 1947 ईस्वी में इस दल की प्रथम प्रदर्शनी श्रीनगर में आयोजित की गई। पहली प्रदर्शनी भी हो गई, कब हुई, 1949 में हुई, 1949 में हुई। और राज्य के बाहर प्रथम प्रदर्शनी 1949 में दिल्ली में की गई, जिसे वर्ष की सर्वाधिक रंगीन प्रदर्शनियां मानी गई, या जिसमें सबसे ज़्यादा रंगीन प्रदर्शनी माना गया है, जो दिल्ली में हुआ था। त्रिलोक कौर हैं, पहाड़ों और हिमशिखरों के दृश्य चित्रकार होते हैं, तो इस रूप में जाने जाते हैं। NN भट्ट जो है रंगों के प्रयोग में माहिर थे मित्रों, तो इसके लिए जाने जाते हैं। और काचरू जो है स्मारकीय भवनों के चित्रण में माहिर थे, तो इसके लिए जाने जाते हैं। 1950 ईस्वी में GR संतोष भी इसी एसोसिएशन में शामिल होते हैं। तो GR संतोष किस एसोसिएशन में आते हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन में शामिल होते हैं। और आगे चला जाए तो शिल्पी चक्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शिल्पी चक्र 1949 में जो है आता है अस्तित्व में। भारत विभाजन के पश्चात बंगाल से आए, जो है कहाँ से आए, बंगाल से नहीं भैया, पाकिस्तान से आए कलाकारों ने दिल्ली में स्थापना की शिल्पी चक्र की। शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई, तो 25 मार्च 1949 को फाइनली इसकी स्थापना होती है। और शिल्पी चक्र की जो स्थापना है किसने की थी, तो भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा की गई। कंवल कृष्ण तथा KS कुलकर्णी आईफेक्स की साधारण सभा के जो है सदस्य थे। इन्होंने त्यागपत्र देकर के किससे जुड़े, शिल्पी चक्र से जुड़ गए। शिल्पी चक्र में धनराज भगत जो मूर्तिकार हैं बहुत बढ़िया वाले, उसके साथ हर कृष्ण लाल जी हो गए, केशी आर्यन हो गए, दमयंती चावला हो गए, दिनकर कौशिक हो गए, राम कुमार हो गए, जयाप्पा स्वामी हो गए, प्राणनाथ मांगो हो गए। ये सब सदस्य दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़ते हैं। शिल्पी चक्र के अन्य सदस्यों में देवयानी कृष्ण का नाम है, रामेश्वर बुट्टा का नाम है, जगमोहन चोपड़ा का नाम है, परमजीत सिंह का नाम है, अनुपम सूद का नाम है। ये भी बढ़िया नाम होते हैं, प्रमुख नाम होते हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र की जो प्रथम प्रदर्शनी है कब कहाँ हुई थी, 1949 ईस्वी में जनपथ मार्ग दिल्ली में ही आयोजित की गई थी। शिल्पी चक्र की वार्षिक कला प्रदर्शनी में जो है सदैव एक गैर सदस्य कलाकार भी अतिथि के रूप में आमंत्रित होता था। जो इसका सदस्य नहीं होता था उसको बुलाया जाता था, और जिसमें शैलोज मुखर्जी तथा KG सुब्रमण्यम उल्लेखनीय नाम के रूप में रहे हैं, जो मुख्य अतिथि रहे हैं दिल्ली शिल्पी चक्र।
प्रारंभ में शिल्पी चक्र के सदस्यों की बैठक क्रमशः जंतर मंतर और जंतर मंतर रोड पर 26 गोल मार्केट सान्याल स्टेडियम पे भी हुई है मित्रों। आगे चला जाए तो 1902 से 2003 तक का जो है कार्यकाल भावेश चंद्र सान्याल का होता है। बीसी सान्याल की अगर बात करते हैं तो 22 अप्रैल 1902 को धुबरी असम में इनका जन्म होता है। बीसी सान्याल की शिक्षा कोलकाता में होती है। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स से कला डिप्लोमा और मूर्तिकला में विशिष्ट अध्ययन करने में किस कलाकार जो है खास योगदान रखता है तो भावेश चंद्र सान्याल लगते हैं। शिक्षा पूर्ण होने के बाद बीसी सान्याल लाहौर चले गए। कहाँ चले गए? लाहौर चले गए और मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर में भावेश चंद्र सान्याल ने 7 वर्ष प्राचार्य पद पर आसीन रहे। बीसी सान्याल ने लाहौर में सान्याल स्टूडियो नाम की कला के स्कूल की स्थापना भी की है। बीसी सान्याल दिल्ली पॉलिटेक्निक में विभागाध्यक्ष सलाहकार भी रह चुके हैं। तो कहाँ पे? दिल्ली पॉलिटेक्निक के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं भावेश चंद्र सान्याल। बीसी सान्याल के कला गुरु की अगर नाम आती है मित्रों तो पर्सी ब्राउन का नाम आता है, जेपी गांगुली का नाम आता है इनके कला गुरु में। भावेश चंद्र सान्याल के जो कला गुरु हैं पर्सी ब्राउन और जेपी गांगुली। भावेश चंद्र सान्याल गरीबों, उपेक्षितों, भिखारियों, आश्रयहीनों आदि के दृश्य चित्रों को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाने का काम किया है। भावेश चंद्र सान्याल ने प्रकृति को अपने मन की आंखों से देखा और द्रुत गति से चित्रण भी कर दिया है। रंगों के विविध प्रयोग से सान्याल दर्शक के मन में भी रंगों की इंद्रधनुषीय जो है बना देते हैं मित्रों। तो इंद्रधनुषीय दृश्य जो है दर्शक के मन में दर्शाने का काम किसका रहता है? भावेश चंद्र सान्याल का रहता है। भावेश चंद्र सान्याल तैल और जल रंग दोनों में कार्य करता है मित्रों, यानी दोनों में सिद्धहस्त कलाकार होते हैं। 1929 ईस्वी में भावेश चंद्र सान्याल कांग्रेस अधिवेशन के समय कोलकाता से लाहौर आते हैं मित्रों। कहाँ से? कोलकाता से लाहौर आते हैं। भावेश चंद्र सान्याल लाला लाजपत राय की वस्ट साइज मूर्ति को भी बनाने का काम करते हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी के सेक्रेटरी तथा चेयरमैन के रूप में कार्यरत रहे मित्रों। तो भावेश चंद्र सान्याल जो है केंद्रीय ललित कला अकादमी सेक्रेटरी और चेयरमैन के पद को भी निरूपित किया है। इस पे भी अपना कार्य की सेवा दी है। किस कलाकार को कला सम्राट यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट कहा जाता है? तो भावेश चंद्र सान्याल को कहा जाता है। सान्याल ने अपना एक स्टूडियो कहाँ खोला था? तो नई दिल्ली स्थित गोल मार्केट में इन्होंने खोला था। नई दिल्ली में गैलरी 26 की स्थापना किसने की? तो नई दिल्ली में गैलरी 26 की जो स्थापना होती है बीसी सान्याल ने की है, भावेश चंद्र सान्याल ने की है। सान्याल ने खुले वातावरण में प्रकृति की सूक्ष्म निरीक्षण कर शायरा कला यानी भूदृश्य चित्रण को नवजीवन देने का काम भी किया है। भावेश चंद्र सान्याल ने धौराधर पर्वत श्रृंखला और पृथ्वी पर पनपने वाले जीव जंतुओं को रंगों के और उसके साथ रूपाकारों की बहुलता से चयनित करने का काम भी किया है। 1997 ईस्वी में बनी फिल्म है डांस ऑफ द पिंड। डांस ऑफ द पिंड में किस कलाकार ने अभिनय किया है मित्रों? तो डांस ऑफ द पिंड में किस कलाकार ने? बीसी सान्याल ने अभिनय किया है। भावेश चंद्र सान्याल को शताब्दी पुरुष भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में भावेश दा के संस्मरणों को द वर्टिकल वुमेन यानी अनुलंब स्त्री नाम से भी प्रकाशित किया गया और द वर्टिकल वुमेन भावेश चंद्र सान्याल की एक मूर्ति शिल्प का नाम भी बताया जाता है। भावेश सान्याल चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी रहे हैं मित्रों। तो क्या रहे हैं? चित्रकार तो रहे ही रहे हैं, उसके साथ मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। और शिव मुखाकृति की अगर बात आती है तो बीसी सान्याल का प्रसिद्ध चित्र बताया जाता है। शिव मुखाकृति बढ़िया रचना बताई जाती है। भावेश चंद्र सान्याल को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1984 में मिलता है मित्रों पद्म भूषण, जो तीसरा महत्वपूर्ण सम्मान होता है। भावेश चंद्र सान्याल के अच्छे अच्छे चित्रों की अगर बात करते हैं तो बढ़िया दृश्यों में जो आता है बेगर्स ऑफ गोल मार्केट। बेगर्स ऑफ गोल मार्केट भावेश चंद्र सान्याल का बढ़िया दृश्य है। राजस्थानी वुमेन बढ़िया दृश्य है। द बेल्ट फिगर की बात आती है, भावेश चंद्र सान्याल का बढ़िया चित्र है। वे ऑफ पीस की बात आती है, वे ऑफ पीस भी भावेश चंद्र सान्याल का बढ़िया चित्र है। द फ्लाइंग सेक्रेटरी की बात आती है, द फ्लाइंग सेक्रेटरी क्रो की अगर बात आती है, ऐसा दृश्य भी फाइनली बीसी सान्याल ने ही बनाया है। डिस्पेयर की बात आए, भावेश चंद्र सान्याल की रचना है। काऊ हर्ड की बात आती है, भावेश चंद्र सान्याल की रचना है। ट्री एंड अंड्रेटा विलर्स की अगर बात आती है, ऐसा दृश्य भी बीसी सान्याल ने ही बनाया है। और स्टडी ऑफ अ क्रो की अगर बात आती है, ऐसा दृश्य भी बीसी सान्याल के द्वारा उकेरा गया है। स्टडी आ कैंट की अगर बात आती है, ऐसा दृश्य भी बीसी सान्याल ने बनाया है। और सराउंडेड वुमेन की बात आती है, ऐसा दृश्य भी भावेश चंद्र सान्याल ने ही दर्शाया है। माई नेबर्स की बात हो, टॉम एंड आई की बात हो, फेयर ऑन निजामुद्दीन की बात हो, ये सब बढ़िया दृश्य होते हैं मित्रों जो भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा दर्शाए जाते हैं।
तो ये नाम आपको हर हाल में याद रखना होगा मित्रों, वीसी सान्याल को। आगे चलेंगे, वीसी सान्याल के बाद हम लोग सतीश चंद्र गुजराल को भी पढ़ेंगे। सतीश चंद्र गुजराल 1925 से 2020 तक का कार्यकाल होता है। गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को झेलम पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 10 वर्ष की उम्र में सतीश चंद्र गुजराल अपनी श्रवण शक्ति यानी सुनने की क्षमता खो देते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात आपने म्यो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर से कला का डिप्लोमा प्राप्त किया। सतीश गुजराल ने रेखांकन, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, आलेखन और उसके साथ ग्राफिक डिजाइन और एनग्रेविंग प्रशिक्षण को भी प्राप्त किया। आप 1952 ईस्वी में आप 2 वर्ष के अध्ययन वृत्ति पर मैक्सिको गए, जहां चित्र संयोजन और स्टोन कार्विंग का अध्ययन भी बहुत बढ़िया से किया। सतीश गुजराल ने चित्रण, श्रेमिक, कोला, सीसा, लकड़ी, धातु, मिट्टी आदि में बहुत सृजन किया है मित्रों। सतीश गुजराल को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी नई दिल्ली भी मिल चुका है मित्रों। 1956 की हम बात करते हैं। 1956, 1957 और 1975 ईस्वी में मिले तीनों राष्ट्रीय पुरस्कारों से 2 चित्रकला में 1 मूर्तिकला के लिए इनको पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। म्यूरल के क्षेत्र में गुजराल को विशिष्ट प्रसिद्धि मिली है मित्रों। 1984 ईस्वी में सतीश चंद्र गुजराल को बेल्जियम एम्बेसी नई दिल्ली में डिजाइन करने हेतु बेल्जियम सरकार द्वारा आर्डर ऑफ द क्राउन प्रदान किया गया। आर्डर ऑफ द क्राउन भी इन्हें मिला है। और आगे चलते हैं तो 1989 ईस्वी आता है। 1989 ईस्वी में सतीश चंद्र गुजराल को द विंसी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट मैक्सिको भी मिल चुका है। 1999 ईस्वी में सतीश गुजराल को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। पद्म विभूषण जो दूसरा महत्वपूर्ण सम्मान होता है उसे भी मिल गया 1999। 2004 में ललित कला रत्न से राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा इनको सम्मानित किया गया। और सतीश चंद्र गुजराल ने अपने प्रारंभिक चित्रों में 1952 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक देश के विभाजन की त्रासदी को मैक्सिको के विरूपण पद्धति द्वारा व्यक्त भी किया है। सतीश चंद्र गुजराल की 1949 की एक चित्रित जो है चर्चित पेंटिंग है मातम यानी मॉर्निंग में विलाप है, अवसाद और विभाजन है, एक गहरी त्रासदी को दर्शाता है। जिनकी मातम रचना बहुत फेमस है 1949 की। 1961 में आपने चित्रों के साथ साथ म्यूरल बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो चित्र तो बनाते ही थे, उसके साथ साथ 1949 के आसपास ये म्यूरल बनाना स्टार्ट कर दिया। 1961 भाई 1961 में सतीश चंद्र गुजराल ने अमूर्त, त्रिमितीय, यांत्रिक, बिंब और रूपक प्रयुक्त भी किए हैं। 1970 के पश्चात गुजराल ने अपने कलात्मक अभिव्यक्ति को म्यूरल तक जो है सीमित कर लिया था। सतीश गुजराल ने इसमें बर्न्ट बुंड माध्यम का जो है प्रयोग किया है। सतीश चंद्र गुजराल ने म्यूरल के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली के ऑडियम सिनेमा के म्यूरल से लेकर के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड फेयर, ओबराय होटल, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, मुंबई के ओबराय टावर्स और मस्कट के सुल्तान के महल, दिल्ली के हाई कोर्ट, मॉरिशस के गांधी संस्थान आदि के म्यूरल को भी सतीश चंद्र गुजराल ने बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया है, बनाया है। मेरठ में मोदी हाउस 1978 में दर्शाया। मॉरिशस के गांधी संस्थान 1978-79 में नई दिल्ली में मोदी हाउस को दर्शाने का काम किया। 1980-82 के बाद 80-83 में नई दिल्ली के बेल्जियम असेंबली सतीश गुजराल की कल्पना शक्ति का शिखर रहा है मित्रों। सतीश गुजराल तांत्रिक लक्ष्यों का आज आधुनिक यंत्रों के संदर्भ में समझा। लीला बिंदु है, सहस्त्रार, सहस्त्रार है, माया है आदि कलाकृतियां यह स्पष्ट करती हैं कि सतीश गुजराल कुछ वास्तु की भी डिजाइन किए। बेल्जियम दूतावास है, नई दिल्ली है, समर पैलेस है, रियाद है, सऊदी अरब है, गोवा विश्वविद्यालय है। इन सब का प्लान जो है, यूनेस्को भवन है, नई दिल्ली की प्रमुख इमारतें हैं, इन सभी का वास्तु का डिजाइन भी सतीश चंद्र गुजराल ने ही तैयार किया। सतीश चंद्र गुजराल के बढ़िया चित्रों की अगर बात करते हैं तो प्रमुख चित्रों में जो नाम आता है, ट्री ऑफ लाइफ आता है, लेजिंग ऑफ आता है, लेजरस आता है, माउंटिंग एंड मॉस आता है, गणेश आता है, डिस्पेयर आता है, द कंडेंडेंट आता है, कंस्ट्रक्शन डेज ऑफ ग्लोरी आता है और अल्फ़ाबेट म्यूरल आता है। आपकी बढ़िया रचना है। सतीश गुजराल द्वारा लिखी गई पुस्तक आप ब्रश विद लाइफ पर शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई है। तो आप ब्रश विद लाइफ पूछा जाए
किसकी पुस्तक है? आपको सतीश चंद्र गुजराल का नाम याद रखना होगा। से कह रहा है 17 मई 2017 को राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग दमयंती सोथवे के न्यूयॉर्क सेल ऑफ मॉडर्न आर्ट्स कंटेम्प्रेरी साउथ इंडियन आर्ट में कुल कितने करोड़ रुपए में बिक जाती है? राजा रवि वर्मा की रचना है दमयंती। आपसे पूछा गया 4.58 करोड़ में बिकी, 6.50 करोड़ में बिकी, 19.79 करोड़ में बिकी या फिर 11.09 करोड़ में बिकी। मित्रों, दमयंती रचना की बात हो, तैलीय रचनाकार रवि वर्मा की रचना होती है, 11.09 करोड़ में बिकती है। तो आप यहाँ जो राइट आंसर्स बनाएंगे वो डी के साथ लगाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? नाम पुरापाषाण काल का है, सैंधव काल का है, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल का नाम दिया गया। आपसे मिट्टी बर्तन की बात कर रहा है मित्रों, तो जिसे आप उत्तर पाषाण कहते हैं उसी को नवपाषाण भी कहा जाता है। तो उत्तर पाषाण या नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बन गए थे। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर सॉल्व करते हैं। सन 2008 ईस्वी में सूजा की पेंटिंग होती है बर्थ। बर्थ यानी जन्म। जन्म को क्रिस्टी की नीलामी में टीना अंबानी ने कितने रुपए में बोली लगा करके खरीदा था? किसकी रचना है? सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। क्या 11.3 करोड़ में खरीदा था, 10.2 करोड़ में खरीदा था, 12.4 करोड़ में खरीदा था या फिर 15.5 करोड़ में खरीदा था? टीना अंबानी के द्वारा खरीदा जाता है मित्रों। सूजा की रचना होती है यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा और ये 11.3 करोड़ रुपए में बिकती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? नाम तीर्थंकर और उनकी जीवनी है, पशु पक्षी है, शासक है या फिर मानव है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या बनता है मित्रों? तो जैन काल के लघु चित्रों का जो विषय बनेगा वो तीर्थंकर और उनकी जीवनी बनेगा मित्रों। तो आप राइट आंसर्स तीर्थंकर और उनकी जीवनी लगाइएगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाइएगा। और आगे चला जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे होता है। प्रश्न संख्या 5 की बारी आती है। पूछा गया प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय हैं? सलमान रशीद हैं, किरण देसाई हैं, भानु अथैया हैं या फिर आमिर खान है? ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित हों, भारतीय हों, पहले क्रम के हों, उनका नाम भानु अथैया बनता है मित्रों। तो आप राइट आंसर्स यहाँ भानु अथैया के साथ देना, सी के साथ राइट आंसर्स बना लेना, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र जो है अजंता की किस गुफा में है? नाम गुफा संख्या 1 का है, गुफा संख्या 17 का है, गुफा संख्या 2 का है और गुफा संख्या 16 का नाम दिया गया। भिक्षुक बुद्ध की बात हो रही है, प्रसिद्ध चित्र है अजंता की कौन सी गुफा में है मित्रों? तो ये 17 नंबर गुफा में है जिसे आप चित्रशाला कहते हैं। तो राइट आंसर आप गुफा संख्या 17 लगाओ मित्रों, सी के साथ राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाए 7 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 7 की बारी आती है मित्रों। कहा गया अधिकांशतः प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? ज़्यादातर जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं क्या गेरुआ कलर में है, श्वेत कलर में है, काला रंग में है या फिर नीला रंग में रहें? तो मैक्सिमम प्रागैतिहासिक चित्रों के जो रंग बनते हैं मित्रों वो रंग आपके गेरुआ कलर के होते हैं। आप राइट आंसर्स गेरुआ लगाओ, फर्स्ट के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स लगेगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। पूछा गया एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? नाम के.एस. कुलकर्णी का है, जी.आर. संतोष का है, शांति दबे और गुलाम शेख का नाम दिया गया। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं था, आपसे पूछा गया। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जो शिष्य नहीं है मित्रों उसका जो नाम बनेगा आप जानते हैं कि के.एस. कुलकर्णी। तो राइट आंसर्स आप यहाँ के.एस. कुलकर्णी के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चले मित्रों, अगला क्वेश्चन अपना आता है 9 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में है? नाम चित्रकार का है, मूर्तिकार का है, कवि का है और कहानीकार का नाम दिया गया। रविंद्र बाबा की पहचान आपसे पूछा गया कैसा है? आप जानते हैं मित्रों रविंद्र बाबा चित्रकार, मूर्तिकार, कवि और कहानीकार में किस रूप में है? तो सबसे पहले कवि के रूप में है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर आपने ज़्यादा सुना होगा। फिर वो चित्रकार के रूप में है लेकिन कभी मूर्ति रचना नहीं बनाई, तो मूर्तिकार के रूप में वो फेमस नहीं है। लेकिन यहाँ पूछा गया किस रूप में है, तो पहले आप कवि लगाना मित्रों, दूसरे नंबर पर आप क्या लगा सकते हो? चित्रकार भी लगा सकते हो। आगे चला जाए 10 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी प्रसिद्ध कृति है? नाम बी.एस. नागपाल का है, नाम अरुंधति राय का है, नाम सलमान रसूदी का है और नाम अरविंद आडिगा का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये किसकी रचना है? अगर मिडनाइट चिल्ड्रन आपसे पूछा जा रहा है मित्रों तो ये रचना आपके सलमान रसूदी के द्वारा बनाई गई है। राइट आंसर्स जो है वो वी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 11 नंबर पढ़ लेंगे। प्रश्न संख्या 11 की बात आती है।
पूछा गया आपसे वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना कब हुई? विश्व लेवल पे क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना 1990 में हुई, 1964 में हुई, 1982 में हुई या फिर 1972 में हुई है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो इसकी जो स्थापना की बात आती है 1964 की बात आती है, 1964 की बात आती है। राइट आंसर्स हम सी के साथ लगाते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बनता है। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 2006 में जो है वो अमृता सहगल का चित्रण है ग्रामीण दृश्य। ग्रामीण दृश्य को एक नीलामी के दौरान बेचा गया, कितने रुपए मिले थे? 6.9 करोड़, 10.5 करोड़, 5.5 करोड़ या फिर 9.3 करोड़। आपसे अमृता सहगल की रचना पूछी गई है ग्रामीण दृश्य, कितने में बिकती है मित्रों? तो ग्रामीण दृश्य की जो बिक्री होती है वो 6.9 करोड़ में होती है। कितने में? 6.9 करोड़ में होती है। आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तैयब मेहता को उनके किस चित्र के लिए नई दिल्ली का प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक मिला हुआ है? नाम महिषासुरमर्दिनी का है, काली का है, फीलिंग फिगर का है या फिर ग्रेशियर का नाम दिया गया। तैयब मेहता की कौन सी रचना है जिसके लिए उन्हें त्रिनाले स्वर्ण पदक मिल जाता है मित्रों? तो त्रिनाले का स्वर्ण पदक उन्हें फीलिंग फिगर के लिए मिलता है। आप राइट आंसर्स फॉलिंग फिगर या फीलिंग फिगर लगाइएगा, फॉलिंग फिगर सही जवाब बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। पूछा गया भारत में प्रथम क्राफ्ट्स स्कूल प्रारंभ हुआ शांति निकेतन में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर मुंबई में? भारत में प्रथम क्राफ्ट्स स्कूल स्टार्ट हुआ मित्रों, तो पहला क्राफ्ट्स स्कूल जो स्टार्ट होता है वो चेन्नई में स्टार्ट होता है। कहाँ पे? चेन्नई में। आप राइट आंसर्स यहाँ बी के साथ बनाओगे, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे? नाम जी स्वामीनाथन का है, राजेश मेहरा का है, जयराम पटेल का है और गुलाम मोहम्मद शेख का नाम दिया गया। ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे मित्रों? तो ग्रुप 1890 के जो संस्थापक बनेंगे उनका जो नाम बनेगा मित्रों वो नाम जगदीश स्वामीनाथन होगा या जे स्वामीनाथन होगा। आप राइट आंसर्स जे स्वामीनाथन के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पढ़ा जाता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? नाम जयपुर का है, कोलकाता का है, नई दिल्ली और मुंबई का नाम दिया गया। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की जो स्थापना है कहाँ हुई मित्रों? तो न्यू दिल्ली में हुई है। राइट आंसर्स हम नई दिल्ली लगाते हैं, बी के साथ आंसर्स बनाते हैं। और आगे चला जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र जो है ये कहाँ स्थापित किया गया? तो यूपी का राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र जो है ये खुर्जा बुलंदशहर में है, औरंगाबाद गोरखपुर में है, चिन्हट लखनऊ में है या फिर सैफई इटावा में है। आपको बताना है कहाँ पे है मित्रों। तो राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र जो स्थापित होगा ये बुलंदशहर का एक स्थान है, खुर्जा। सही जवाब बनेगा खुर्जा बुलंदशहर मित्रों। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन 18 नंबर पढ़ते हैं मित्रों। पूछा गया सिंघनपुर की खोज कब हुई? नाम 1910 का है, 1925 का है, 1915 का है और 1920 का नाम दिया गया। सिंघनपुर के खोज की बात आती है मित्रों तो 1910 आंसर्स बनता है। 1910 के साथ हमें राइट आंसर्स यहाँ पे लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। पूछा गया 11 सितंबर 2013 को सैफ्रोनाट के द्वारा नीलामी की गई सूजा की कृति द मैन फ्रॉम आफ्टर को कितने करोड़ मिले? द मैन फ्रॉम आफ्टर को कितने करोड़ रुपए मिल गए मित्रों? आपको बताना है 10.23 करोड़ जो है 10.25 करोड़ मिले, 5.8 करोड़ मिले, 8.12 करोड़ मिले या फिर 15.3 करोड़ मिले। सूजा की कृति है द मैन फ्रॉम आफ्टर। द मैन फ्रॉम आफ्टर की अगर बात करते हैं 8.12 करोड़ में बिकी है मित्रों। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है स्त्रियों के मस्तिष्क पे चंद्राकार तिलक किस शैली में मिले हैं? नाम कुल्लू शैली का है, गढ़वाल शैली का है, मंडी शैली और जम्मू शैली का नाम दिया गया। स्त्रियों के मस्तिष्क पे चंद्राकार तिलक जो है ये कौन सी शैली में मिले हैं मित्रों? जब शैली की बात आएगी तो चंद्राकार तिलक, ऐसा तिलक जो फाइनली दिखाई देगा ये गढ़वाल शैली में दिखाई देगा। आप राइट आंसर्स गढ़वाल यानी सी के साथ बनाओगे, सी इज द राइट आंसर्स होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा जा रहा है गढ़वाल शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? नाम कुशन लाल का है, राम लाल का है, श्याम लाल का है और नैनसुख का नाम दिया गया। कांगड़ा शैली का जो प्रमुख चित्रकार बनता है मित्रों वो कौन होता है? तो कांगड़ा शैली का जो सबसे खास चित्रकार होता है वो कुशन लाल होता है। कौन होता है? कुशन लाल होता है। राइट आंसर्स हम कुशन लाल के साथ देंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हम 22 नंबर लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है?
ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण कौन से हैं? नाम भीमबेटका के गुफा चित्र हैं, जोगीमारा के गुफा चित्र हैं, अजंता के भित्ति चित्र हैं या फिर शांति निकेतन के भित्ति चित्र हैं। ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के जो प्राचीनतम उदाहरण हैं वो कहाँ से मिलते हैं मित्रों? तो जोगीमारा गुफा से आपको देखने को मिलते हैं। जोगीमारा के गुफा चित्र आंसर्स बनेंगे। बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर पढ़ा जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र जो है ये अजंता की किस गुफा में है? नाम गुफा संख्या 16 का है, गुफा संख्या 10 का है, गुफा संख्या 17 का है और गुफा संख्या 2 का नाम दिया गया। यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का जो चित्र है ये अजंता में किस नंबर पे है मित्रों? तो अजंता की 17 नंबर गुफा में आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। सही जवाब 17 नंबर लगाओ, बी के साथ आंसर्स बनाओ। 24 नंबर क्वेश्चन आता है लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था 1550 में, 1452 में, 1881 में या फिर 1630 में। लियोनार्डो दा विंची के जन्म की अगर बात आती है 1452 आंसर्स बनता है। 1452 इज द राइट आंसर्स लगा लो, सी के साथ आप आंसर्स बना लो मित्रों। और आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां जी हैं, अमजद अली खान जी हैं, रविशंकर रावल जी हैं या फिर जाकिर हुसैन जी। प्रसिद्ध शहनाई वादक की अगर हम बात करते हैं तो फेमस शहनाई वादक के रूप में बिस्मिल्लाह खान का नाम आता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनता है। ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। राजा रवि वर्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? नाम रामा वर्मा का है, स्वयं रवि वर्मा का है, रूपिका चावला का है और रंजीत देसाई का नाम दिया गया। राजा रवि वर्मा जो पुस्तक है मित्रों ये कौन लिखता है? तो रंजीत देसाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप राइट आंसर्स यहाँ पे डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। 27 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है मित्रों? मिर्जापुर क्षेत्र जो कैमूर की पहाड़ियां हैं इससे प्राप्त चित्रित गुफाओं की खोज जो है वो सर्वप्रथम किसने की? नाम कार्लाइल का आया है, अमरनाथ दत्त का आया है, पंचानन मित्र का आया और डब्ल्यू.जी. एंडरसन का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। मिर्जापुर के जो कैमूर पहाड़ियां हैं उनसे प्राप्त गुफा चित्रों की जो खोज जाती है वो सबसे पहले कार्लाइल के द्वारा किया गया। तो आप राइट आंसर्स कार्लाइल लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए तो घायल सुअर कहाँ अंकित है? घायल सुअर कहाँ अंकित है? सोरहो घाट में है, घोड़मागर में है, भेल्डरिया में है या फिर बिडम्ब में है मित्रों? घायल सुअर की अगर बात आती है रचना बहुत अच्छी होती है और ये फाइनली आपके भेल्डरिया में देखने को मिल जाती है। तो राइट आंसर्स भेल्डरिया बनेगा, बी के साथ आंसर्स लगेगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक सामग्री कहाँ मिलती है? नाम मोहर पे है, स्तंभ पे है, पात्रों पर है या फिर शिलाश्रयों पे दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्रकला है उसकी सबसे ज्यादा सामग्री जो दिखाई देती है वो किस पे दिखाई देती है? तो मित्रों आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो सामग्रियां आपको देखने को मिलेंगी वो पात्रों पे दिखाई देंगी, बर्तनों पे दिखाई देंगी। सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 30 की बारी है। कह रहा है पटना शैली के उत्थान का समय था 18वीं शताब्दी था, 20वीं शताब्दी था, 19वीं शताब्दी था या फिर 21वीं शताब्दी रहा है। अगर पटना शैली के उत्थान की बात आती है तो आप भी जानते हैं पटना शैली आप 19वीं सदी में इसका उत्थान होगा। सही जवाब बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर्स आप यहाँ पे लगाइएगा। आगे चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नति को प्राप्त करती है? नाम कृष्णराज का है, कृष्णराज प्रथम का है, नाम कृष्णदेव का है और इनमें से कोई नहीं का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। मित्रों मैसूर शैली कौन से राजा के संरक्षण में ज्यादा आगे बढ़ती है? तो जब मैसूर शैली की बात आए आप कृष्णराज का नाम लगाइएगा, फर्स्ट के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछ लिया गया मित्रों आपसे प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार एस.एच. रजा की मृत्यु कब हुई? सैयद हैदर रजा की मृत्यु कब हुई? 23 जुलाई 2016 का डेट है, 23 जुलाई 2015 का डेट है, 28 जुलाई 2014 का डेट है और 21 जून 2016 का डेट दिया गया। सैयद हैदर रजा की मृत्यु आपसे पूछा गया मित्रों, तो आप जानते हैं एस.एच. रजा की जो मृत्यु है वो 23 जुलाई 2016 को थी। सही जवाब 23 जुलाई 2016 दो, फर्स्ट के साथ आप आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखा जाए 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। के हेब्बार का प्रसिद्ध चित्र मुर्गों की लड़ाई कहाँ संग्रहित है? नाम चंडीगढ़ संग्रहालय का है, पंजाब संग्रहालय का है,
राष्ट्रीय संग्रहालय का है और कोलकाता संग्रहालय का नाम दिया गया है। के हेब्बर का जो प्रसिद्ध चित्र है मुर्गों की लड़ाई, ये मुर्गों की लड़ाई कहाँ संग्रहित है मित्रों, रखी कहाँ पे है, तो आप देखना चंडीगढ़ संग्रहालय में देखने को मिल जाएगा। सही जवाब चंडीगढ़ संग्रहालय लगा लो, फर्स्ट के साथ आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पे चलते हैं। पूछा गया थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर जो फिल्म है ये हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिल जाता है इस फिल्म पे। मित्रों हुसैन का मतलब है मकबूल फिदा हुसैन। नाम पद्म भूषण का दिया गया, फिल्म फेयर का दिया गया, गोल्डन बियर का दिया गया और भारत रत्न का नाम दिया गया। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर के लिए जो मकबूल फिदा हुसैन पुरस्कार जीतते हैं मित्रों, वो गोल्डन बियर का पुरस्कार जीतते हैं। तो आप सही जवाब गोल्डन बियर लगाओ, बी के साथ आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है अपना 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बनारस के घाटों का चित्रण इनमें से किसने किया है। नाम राम कुमार का है, के.एस. कुलकर्णी का है, बद्रीनाथ आर्या का है और एस.एच. रजा का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। बनारस के घाटों का जो चित्रण है इसमें से किसने किया मित्रों, तो बनारस के घाटों का मनोरम अंकन जो किया गया वो राम कुमार के द्वारा किया गया है। सही जवाब मित्रों आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। 36 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। प्रणय दूत चित्र के चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर जी हैं, गगनेंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं या फिर छतेंद्रनाथ मजूमदार जी हैं। आपको बताना है प्रणय दूत का चित्रकार कौन है मित्रों। अगर रचना प्रणय दूत की बात आती है तो आप जानते हैं बंगाल शैली के उन्नायक या बंगाल शैली के प्रणेता। सही जवाब बनेंगे अवनी बाबू जिन्हें प्यार से कहा जाता है, अवनींद्रनाथ ठाकुर वास्तविक नाम बनता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 37 नंबर पढ़ेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी है, नाम कृष्ण खन्ना का है, सतीश गुजराल का है, के.एस. पनिक्कर का नाम दिया गया और जयराम पटेल का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। आपसे कह रहा है जो वास्तुकार भी है, फेमस कलाकार था, नाम उनका सतीश चंद्र गुजराल होता है। सही जवाब हम बी के साथ लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आता है। 38 नंबर क्वेश्चन से कौन सा चित्रकार कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी है। नाम रतन परीमो का है, रामकिंकर बैज का है, नंदलाल बोस का है और अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है कौन सा चित्रकार जो कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी है मित्रों, उसका नाम बताइए। तो सही जवाब जो बनेगा वो रतन परीमो के साथ बनेगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति के लिए किसने चित्र बनाए। नाम नंदलाल बोस का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, गगनेंद्रनाथ ठाकुर का है और असित कुमार हालधार का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। जीवन स्मृति के चित्र जो है किसने बनाए। जीवन स्मृति की जो रचना है मित्रों वो गगनेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाई गई है। तो सही जवाब हम बी के साथ लगा लेंगे, बी इज द राइट आंसर्स बना लेंगे। और आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है बुद्ध जन्म किसकी रचना है। बुद्ध जन्म किसकी रचना है। नाम छतीन्द्रनाथ का है, शारदा चरणुगील का है, नंदलाल बोस का है और असित कुमार हालधार का नाम दिया गया। बुद्ध जन्म की अगर बात आती है मित्रों तो आप भी जानते हैं बुद्ध जन्म रचना नंदलाल बोस की है। सही जवाब नंदलाल बसु या नंदलाल बोस लगाओ, बी के साथ आप राइट आंसर यहाँ पे बनाओ। 41 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है 19वीं सदी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किया। कला संरक्षकों ने स्थापित किया, ब्रिटिश शासकों ने स्थापित किया, महाराजाओं ने जो है स्थापित किया, राजा राजाओं ने या फिर कलाकारों ने स्थापित किया है। 19वीं सदी में भारत में कला विद्यालय जो स्थापित करने की बात आती है तो ब्रिटिश राजा या अंग्रेज के साथ आंसर्स बनता है, ब्रिटिश शासक आंसर्स लगेंगे, सी इज द राइट आंसर्स मित्रों बनेगा। और आगे चलें 42 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है काली मंदिर के निकट बिकने वाले जो पटचित्र हैं मित्रों वो आपसे कह रहे हैं क्या कहते हैं उसे। बाजार पेंटिंग, बंगाल पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग या फिर तंजौर पेंटिंग। तो काली मंदिर के आसपास जो पटचित्र बनते हैं मित्रों या बिकते हैं उनको हम कालीघाट पेंटिंग कहते हैं। राइट आंसर्स कालीघाट पेंटिंग बनेगा, बी के साथ आंसर्स लगेगा। और आगे चला जाए तो 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे। नाम कंपनी शैली का है, बनारस शैली का है, मुगल शैली का है और लखनऊ शैली का नाम दिया गया। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे मित्रों, तो उस्ताद राम प्रसाद का जो संबंध जुड़ता है वो कंपनी शैली के साथ जुड़ता है। सही जवाब कंपनी शैली लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाए 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 44 की बात आती है। पूछा गया मित्रों चंबा रंग महल के भित्तीय चित्रों को किसने बनाया। नाम निक्का का है, दुर्गा का है, लहरू का है और कुशाल का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। चंबा रंग महल के भित्तीय चित्रों को बनाने का जो काम रहेगा मित्रों वो रचना दुर्गा के द्वारा होगी। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाओ।
और आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन 45 नंबर आता है। पूछा गया मौला राम की कला की सबसे अधिक जो प्रशंसा है वो किसने की? नाम आनंद कैटिस कुमार स्वामी का है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का है, पर्सी ब्राउन का है और बोरोस्की का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। मौला राम की कला की सबसे अधिक जो प्रशंसा की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो प्रशंसा मित्रों बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा की जाती है। राइट आंसर आप यहाँ सी के साथ लगाओगे, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाओगे। आगे चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछा गया जम्मू के शासक बलवंत सिंह के दैनिक जीवन से संबंधित चित्रों के चित्रकार थे या चित्र रचना कौन बनाया? बलवंत सिंह के दैनिक जीवन संबंधी जो चित्र बनाते हैं उनका नाम नैनसुख होता है, चैत्तू होता है, मानकू होता है या फिर रामलाल होता है। मित्रों अगर देखा जाए तो बलवंत सिंह के दैनिक जीवन के चित्र जो है वो नैनसुख के द्वारा बनाए गए हैं, तो आपको राइट आंसर नैनसुख देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बसोहली शैली को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था? नाम लोक कला है, पहाड़ी है, तिब्बती है या फिर भारतीय कला है? बसोहली शैली को स्टार्टिंग में आप किस नाम से पुकारते थे? तो आप जानते हैं बसोहली शैली को स्टार्टिंग में आरंभ में क्या कहा जाता था? बसोहली शैली तिब्बती कला के नाम से भी कई बार पुकारी गई है। बी के साथ आंसर्स लगा लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 48 नंबर आ जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है रेम्ब्रा कहाँ के निवासी थे? नाम दिया गया हालैंड के, फ्रांस के, इटली के या फिर स्पेन के। रेम्ब्रा कहाँ के निवासी थे मित्रों? जब रेम्ब्रा के निवास स्थल की बात आती है तो हालैंड के साथ आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ता है। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों 49 नंबर है। क्रास खड़ा किया जाना तथा ईसा का सूली पे उतारना किस बरोक कलाकार की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है? क्रास खड़ा किया जाना या फिर ईसा को सूली से उतारना, ऐसी रचना रेम्ब्रा ने बनाई है, म्यूरिल्लो ने बनाई है, रूवेंस ने बनाई है या फिर फ्रांस हॉल्स के द्वारा बनाई गई है? आपको बताना है। क्रास खड़ा किया जाना या फिर ईसा को सूली से उतारना ऐसी जो रचना आती है, इस रचना के रचनाकार बनते हैं वो रूवेंस बनते हैं। राइट आंसर्स हम बी के साथ लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर बताते हैं। प्रश्न संख्या 50 की बारी आती है। पूछा गया आंख मिचौनी किसकी प्रसिद्ध चित्र है या आंख मिचौनी किसका प्रसिद्ध चित्र है? नाम बसावन का आया है, मानकू का आया है, मनोहर का आया और गोया का नाम दिया गया। आंख मिचौनी किसका प्रसिद्ध चित्र है मित्रों? तो आंख मिचौनी रचना की अगर बात किया जाए तो गोया के साथ आंसर्स बनेगा। डी के साथ राइट आंसर्स यहाँ पे लग जाएगा। डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से स्पेन का कलाकार नहीं है। नाम दिया गया फ्रांसिस्को गोया नहीं है, पाब्लो पिकासो नहीं है, साल्वाडोर डाली नहीं है और रेम्ब्रा का नाम दिया गया। आपको बताना स्पेन का कलाकार कौन नहीं है। सभी विकल्पों को पढ़ने के बाद रेम्ब्रा के साथ आप आंसर्स लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बन जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछा गया जाने माने कार्टूनिस्ट का निधन 6 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में हो गया। क्या उनका नाम सुधीर तैलंग है? नाम उनका संतोष त्रिवेदी है, आर के लक्ष्मण है या फिर केशी त्यागी है? कार्टूनिस्ट रहे हैं 6 फरवरी 2016 को, अंतिम सांस लेते हैं न्यू दिल्ली में लेते हैं मित्रों। नाम उनका सुधीर तैलंग होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना है। आगे चला जाए, 53 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है बरोक शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कैरावेजियो कहाँ का रहने वाला था? नाम इंग्लैंड का है, हॉलैंड का है, स्पेन का है और इटली का नाम दिया गया। कैरावेजियो के बारे में पूछा गया। बरोक कला का बढ़िया कलाकार है मित्रों, इटली का रहने वाला है। तो आप राइट आंसर्स इटली लगाओ, डी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर पढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रोग्रेसिव ग्रुप। प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई? नाम 1939 ईस्वी का है, नाम 1967 का है, 1949 का है और 2002 का नाम दे दिया गया। प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित होती है? तो प्रोग्रेसिव ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी आयोजित होती है 1949 में होती है। 1949 सही जवाब बनता है। बी के साथ राइट आंसर्स लगता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्नी एंड एक्सटेंसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? नाम माइकल एंजेलो का है, रैफेल का है, पिकासो का है या फिर लियोनार्डो दा विंची का है? आपको बताना है एग्नी एंड एक्सटेंसी फिल्म जो है किस कलाकार की कहानी है। तो ये कहानी जो बनती है माइकल एंजेलो की बनती है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 56 नंबर आता है, आपके स्क्रीन पे होता है। पैक ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई? नाम कलकत्ता का है, दिल्ली का है, मुंबई और बड़ौदा का नाम दिया गया। पैक ग्रुप की जो स्थापना होती है कहाँ होती है मित्रों? तो पैक ग्रुप की स्थापना मुंबई में हुई है। राइट आंसर्स बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स छापेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया है? नाम जैन धर्म का है, शैव धर्म का है, बौद्ध धर्म का है और वैष्णव धर्म का नाम दिया गया। चोल राजाओं ने कौन से धर्म को संरक्षण दिया है मित्रों? जब संरक्षण देने की बात आएगी तो शैव धर्म के साथ आंसर्स बनेगा। सी के साथ राइट आंसर्स लग जाएगा। आगे चला जाए, 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निकोलस पुशिन कौन थे? नाम यथार्थवादी थे, प्रभाववादी थे, शास्त्रीयतावादी थे या फिर रोमांसवादी रहे हैं? निकोलस पुशिन की बात होती है कौन रहे हैं? तो निकोलस पुशिन का संबंध जो है वो शास्त्रीयतावाद से रहा है, शास्त्रीयतावादी
सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर पढ़ा जाता है। स्पेनिश चित्रकार वेलास्के का प्रसिद्धि किस रूप में है? ग्रामीण के नेत्रों का है, इंद्रधनुष का है, ब्रेडा का समर्पण है, या फिर मंगल और वीनस का नाम दिया गया। स्पेनिश चित्रकार हैं वेलास्के की अगर बात आती है, इनकी जो प्रसिद्धि बनती है मित्रों, ये आपके ब्रेडा का समर्पण बनता है। सही जवाब बी के साथ लगता है। बी इज द राइट आंसर हम लगा लेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन पे चल जाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? माइकल एंजेलो द्वारा गढ़ी गई प्रतिमा पिएटा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? नाम सेंट पीटर्स चर्च में है, मिलान के चर्च में है, सेंट वाइटल चर्च में है, या फिर सिस्टाइन चैपल चर्च में है। आपको बताना है माइकल एंजेलो द्वारा गढ़ी गई प्रतिमा पिएटा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? पिएटा के रखने की अगर बात आती है, सही जवाब सेंट पीटर चर्च बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। एस्फुमेटो है, छाया प्रकाश दिखाना होता है, रंग को भरना होता है, रेखांकन करना होता है, या फिर एस्फोट चित्र होता है। एस्फुमेटो की बात आती है तो एस्फुमेटो क्या होता है? एस्फुमेटो फाइनली छाया प्रकाश दिखाना होता है मित्रों। क्या? छाया प्रकाश दिखाना होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर आता है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लियोनार्डो दा विंची के मोनालिसा के चित्रों में किस पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग है? मोनालिसा के चित्रों में किस पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग है? नाम जल रंग पद्धति का है, टेम्परा पद्धति का है, तैलीय रंग पद्धति का है, और संयोजन पद्धति का नाम दिया गया। मोनालिसा के चित्रों में किस पद्धति का जो उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाई देता है? तो मोनालिसा में तैलीय पद्धति आपको दिखाई देगी। तैल रंग पद्धति आंसर्स बनेगा। बी के साथ आप सही जवाब लगाओ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एथेंस का विद्यालय और सिस्टाइन मैडोना किस पुनरुत्थानवादी कलाकार की प्रसिद्ध चित्र है? नाम लियोनार्डो का है, माइकल एंजेलो का है, रैफेल का है, और पार्थिजियोनी का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। एथेंस का विद्यालय और सिस्टाइन मैडोना की बात आती है मित्रों, तो एथेंस का विद्यालय और सिस्टाइन मैडोना रैफेल की जो है रचना है। सही जवाब रैफेल लगाओ। बी के साथ आप आंसर्स बनाओ। और आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आता है। पूछा गया पुनरुत्थान का जन्म हुआ है, फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ, या फिर इंग्लैंड में हुआ है? पुनरुत्थान का जन्म हुआ मित्रों, जन्म की अगर बात आती है आप जानते हैं इंग्लैंड में नहीं इटली में हुआ है। सही जवाब इटली लगाओ। बी के साथ आप राइट आंसर्स यहाँ पे बनाओ। और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है। गोथिक कला थी, भवन निर्माण की कला थी, चित्रकला थी, मूर्ति कला थी, या फिर पुस्तक कला रही है? गोथिक कला की अगर हम बात करते हैं तो गोथिक कला का संबंध भवन निर्माण कला से है मित्रों। सही जवाब भवन निर्माण लगाओ। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। ए इज द राइट आंसर्स लगता है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर पढ़ा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आन मोनार्की नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है, गेटे का है, प्लेटो का है, दांते का है, या फिर अस्तु का है? आन मोनार्की की बात आती है। आन मोनार्की जो रचना है मित्रों, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है, दांते का है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वांटो सेंटो किस वाद से संबंधित है? नाम पुनरुत्थानवाद का है, प्रभाववाद का है, शास्त्रीयतावाद का है, और अमूर्तवाद का नाम दिया गया। क्वांटो सेंटो की बात आती है। क्वांटो सेंटो का जो संबंध होता है पुनरुत्थानवाद से होता है मित्रों। सही जवाब जो है वो बी के साथ लगता है। बी इज द राइट आंसर्स नहीं, ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। पुनरुत्थानवाद इज द राइट आंसर्स लगाना है। और आगे चले मित्रों। अगला क्वेश्चन अपना 68 नंबर आता है। 68 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रोमनस्क कला का जो आरंभ है ये हुआ रोम में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, फ्रांस में हुआ, या फिर जर्मनी में हुआ है? रोमनस्क कला का जो आरंभ है ये आरंभ होता है, जब आरंभ की बात आती है मित्रों, फ्रांस में होता है। सही जवाब बी के साथ लगता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बाइजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप रेवन्ना के साइना वाइटल चर्च में दिखाई देता है। इसका निर्माण किसके समय हुआ? नाम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का आया है, सम्राट थियोडोरिक का आया है, सम्राट जस्टिनिन का आया है, और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। बाइजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप जो रेवन्ना है, रेवन्ना का सिस्टाइन टेल चर्च में दिखाई देता है। फाइनली वो चर्च आपका होता है सम्राट जस्टिन वाला। सही जवाब वी के साथ बनाओ। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। और आगे चला जाए। 70 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 70 की बारी आती है। मेसोपोटामिया की विषय वस्तु का प्राचीनतम उदाहरण उपलब्ध है। मेसोपोटामिया की विषय वस्तु का प्राचीनतम उदाहरण उपलब्ध है। 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना एरुद्दू का मंदिर है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना एंकी का मंदिर है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ग्वारा का मंदिर है, या फिर 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना बाबेलकी का मंदिर है? आपको मेसोपोटामिया की वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण बताना है मित्रों। पुराना उदाहरण जो है एरुद्दू है। एरुद्दू है 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ।
अगला क्वेश्चन 71 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया 2016 के पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार किस प्रदेश से हैं? राम सुतार पश्चिम बंगाल से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या फिर महाराष्ट्र से हैं? जब राम वनजी सुतार की बात आएगी तो इनका संबंध महाराष्ट्र से जुड़ेगा मित्रों। डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पीटर पाल रूबेंस का जन्म कहाँ हुआ था? नाम फ्रांस का है, इंग्लैंड का है, हॉलैंड का है, जर्मनी का नाम दिया गया। पीटर पाल रूबेंस के जन्म की बात आती है मित्रों, आप जानते हैं पीटर पाल रूबेंस का जन्म जर्मनी में हुआ है। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कौन कलाकार या कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है? कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंध रखता है मित्रों? आपसे पूछा गया। राम किंकर वैज हैं, नीरद मजुमदार हैं, सुनील माधव सेन हैं या फिर असित कुमार हालदार है? कलकत्ता ग्रुप से संबंधित हैं, आपको बताना है मित्रों। तो नीरद मजुमदार सही जवाब बनता है। सी के साथ आंसर्स लगाओ। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? 35.15 मीटर है, 40.20 मीटर है, 34.10 मीटर है या फिर 37.19 मीटर है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है विजय स्तंभ। इसकी टोटल हाइट की अगर बात करते हैं 37.19 मीटर ऊंचाई बनती है मित्रों। डी के साथ आप आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर पढ़ा जाता है। बोधगया स्थित जो है प्राचीन और प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? नाम अजातशत्रु का है, देवपाल का है, अशोक और धर्मपाल का नाम दिया गया। महाबोधि मंदिर की बात आती है मित्रों, आप जानते हैं अशोक ने उसका बनवाया था, तो सही जवाब अशोक लगेगा। बी के साथ आंसर्स बनेगा। 20 द राइट आंसर्स लगाते हैं। 76 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। रेम्ब्रा की कृति है रात्रि के प्रहरी, द नाइट वॉच। ये आकार है 15x18 के रेशियो में है, 16x15 के रेशियो में है, 14x12 के रेशियो में है या फिर 10x9 के रेशियो में। रात्रि के प्रहरी की बात आती है मित्रों, तो रात्रि के प्रहरी जो ये रचना बनेगी ये फाइनली आपके 14-12 के रेशियो में रहेगी। सी के साथ आंसर्स बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोजाइनस का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उदांत को प्रकट किया है, वो पेरिस्पुसिस है, फ्रेडरस है, कालम ऑफ ट्राजन है या फिर उनमें से कोई नहीं? आपसे पूछ लिया गया है कि लोजाइनस का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उदांत को प्रकट किया। उदांत को प्रकट करने की अगर बात आती है पेरिस्पुसिस आंसर्स बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 78 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया फ्रांस में जन्मी रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष हुआ, स्पेन में हुआ, जापान में हुआ, इंग्लैंड में हुआ या फिर जर्मनी में हुआ है? रोकोको शैली का जो चरमोत्कर्ष होता है मित्रों वो आपके जर्मनी में होता है, तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगा लेना है। 69 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। किस शैली में अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ है? नाम बरोक शैली का है, गौथिक शैली का है, रोकोको शैली का है और रोमनस शैली का नाम दिया गया। सी अक्षर के आकार वाले अलंकरण का ज्यादा उपयोग हुआ है मित्रों, तो आपके रोकोको शैली में हुआ है। सही जवाब रोकोको दो। बी के साथ आप आंसर्स यहाँ पे बनाओ। 80 नंबर क्वेश्चन आता है कि इस कलाकार को फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नाम ब्रूशे का है, लेली का है, सार्दिल का है और ग्रुंज का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। कौन सा कलाकार है जिसे फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिल जाता है? तो उसका नाम ब्रूशे होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाओ मित्रों। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत का नाम बताइए। नाम फाववाद है, घनवाद है, बिंदुवाद है या फिर प्रभाववाद है? रंगों के वैज्ञानिक और दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित जो कला सिद्धांत है उसका जो नाम बनता है मित्रों वो आपका बिंदुवाद बनता है। सही जवाब हम बिंदुवाद के साथ देंगे। बी के साथ राइट आंसर्स लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है। यह विचार किसका है? क्रोंचे का है, टॉलस्टॉय का है, हेंगेल का है या फिर फ्रायड का है? कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है, ऐसा कहना क्रोंचे का है मित्रों, तो सही जवाब क्रोंचे लगाओ। फर्स्ट के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ। आगे चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया। नाम हिंगुल का है, लेपिस लाजुली का है, टेरावर्ड का है और स्वर्ण का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया है। अजंता के चित्रकारों ने अगर प्रयोग किया है मित्रों तो लेपिस लाजुली रंग बनता है। सही जवाब हम सी के साथ लगाते हैं। सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाते हैं। आपसे पूछ लिया गया 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में स्थित बाघ गुफा का नामकरण किस पर आधारित है? नाम मध्य प्रदेश में रहने वाले बाघ पे है, बाघ नदी पे है, बाघोला नाला पे है या फिर बाघ जैन जैसा क्षेत्रीय वातावरण है? बाघ धर्म जैसा क्षेत्रीय वातावरण है। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में बाघ गुफा का जो नामकरण है वो किस पे है मित्रों, तो बाघ नदी या बाघोर नदी
सही जवाब बनता है राइट आंसर्स बाघ नदी लगाओ, बी के साथ आप आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 85 नंबर पढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों, किस कलाकार को प्रथम महिला राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है? पहली महिला राष्ट्रीय कलाकार पीटर लेली हैं, विलियम होगार्थ हैं, पाब्लो पिकासो हैं या फिर बार्मी आर का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। प्रथम महान राष्ट्रीय महिला कलाकार हमने पढ़ दिया था, हाँ महान राष्ट्रीय कलाकार मित्रों, पहला राष्ट्रीय हो महान हो कलाकार कौन होगा? तो महान यानी ज्यादा फेमस मित्रों विलियम होगार्थ सही जवाब बनते हैं। सही जवाब सी के साथ लगता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 86 नंबर पढ़ते हैं। कांगड़ा में स्त्रियों की आंख किस रूप से बनाई गई? विशाल बनाई गई, परवल की तरह बनाई गई, मत्स्याकार बनाई गई या फिर धनुषाकार बनाई गई? कांगड़ा में जो स्त्री हैं, महिलाएं हैं, उनकी आंखों को कैसे दर्शाया गया मित्रों? तो आप जानते हैं धनुष के आकार बनाया गया है। सही जवाब धनुषाकार होगा, डी के साथ आंसर्स बनेगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार में कुल वर्तमान में कितना मंजिल है? 5 मंजिल है, 4 मंजिल है, 3 मंजिल है या फिर 6 मंजिल है? आप जानते हैं कुतुब मीनार में वर्तमान समय में कितने मंजिल बचे हैं? 4-5 मंजिल बचे हैं। सही जवाब 5 के साथ लगा लो। अब इस टाइम अगर देखा जाए तो हमें लग रहा है 4 ही मंजिल बचे होंगे। सही जवाब जो है वो 5 के साथ लगा लो, फर्स्ट के साथ लगा लो। कई बार आंसर्स इसके घटे बढ़े हैं, ठीक है, टोटल 7 मंजिला था। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आता है। आपसे पूछा गया विश्व के श्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाने वाले अग्र के किस विधा में श्रेष्ठ प्राप्त की है? तो अग्र ने कौन सी विधा में श्रेष्ठता प्राप्त की? काष्ठ शिल्प में, ज्यामितीय चित्र में, घनवाद में या फिर रेखा चित्र में? अग्र की अगर बात आती है मित्रों, आप जानते हैं अग्र जो है वो रेखा चित्र में ज्यादा सिद्धस्त हुए हैं। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपके स्क्रीन पर यह रहा। किस गुफा के चित्रों में प्रयुक्त रंग उसी क्षेत्र के प्राप्त रंगीन पत्थरों को पीस करके गोंद मिला करके लगा लिया गया? ऐसा एलोरा में हुआ, गुलेर में हुआ, अजंता में हुआ या फिर बाघ में हुआ है? मित्रों पत्थरों को पीस करके रंग बनाने का जो काम रहा, रंग लगाने का जो काम रहा वो बाघ गुफा में हुआ। तो आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 90 की बारी आती है। रस के मूल आधार हैं, अस्थायी भाव हैं, अभिविचारी भाव हैं, सात्विक भाव हैं या फिर अनमेय कोई नहीं? रस के जो मूल आधार बनते हैं मित्रों वो अस्थायी भाव बनते हैं। तो सही जवाब अस्थायी भाव लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है ए आलमेलकर और रसिक रावल ने किस माध्यम में समकालीन जीवन के विषयों को चित्रित किया है? नाम दिया गया तैलीय रंग में, पेस्टल रंग में, जल रंग में या फिर खनिज रंग में? इसके जब चित्रण की बात आती है जल रंग आंसर्स बनता है, बी के साथ सही जवाब लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर किसकी करती है? ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर अग्र की है, रैफेल की है, जॉर्ज शोरा की है या फिर दाविद की? ब्रूटस के पुत्र के निधन की जो खबर आती है मित्रों ये खबर आती है दाविद की रचना है। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 93 नंबर पे चलते हैं। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? मोने को कहते हैं, देंगा को कहते हैं, माने को कहते हैं या फिर रोंदा को कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज की अगर बात आती है मित्रों आप जानते हैं मोने है, मोने। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। 94 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों होली फैमिली किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? अग्र की है, माइकलएंजेलो की है, कूर्बे की है या फिर गोंगवा की है? आपसे होली फैमिली के बारे में पूछा गया। अगर होली फैमिली रचना की बात आती है मित्रों आप भी जानते हैं होली फैमिली माइकलएंजेलो की है। सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया एनालिसिस द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी ये पुस्तक के रचनाकार कौन है? ड्यूरर हैं, होगार्थ हैं, डॉली हैं या फिर पिकासो? एनालिसिस और द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी ऐसी पुस्तक जो लिखी जाती है मित्रों इस पुस्तक के राइटर जो हैं वो होगार्थ होते हैं। तो राइट आंसर सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 96 नंबर पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है ब्रिटिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? ब्रिटिश दृश्य चित्रण का फादर जो है टर्नर हैं, रिचर्ड विल्सन हैं, कांस्टेबल हैं या फिर रोनाल्ड्स हैं? ब्रिटिश दृश्य चित्रण का जो फादर है मित्रों वो फादर कौन होता है? तो वो फादर फाइनली रिचर्ड विल्सन है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्न में कौन सा कलाकार आजीवन अविवाहित रहा है? नाम रेमब्रास का है, रूबेंस का है, वेलास्के का है, रोनाल्ड्स का नाम दिया गया। आजीवन अविवाहित रहने वाला कलाकार कौन है? रेनाल्ड्स सही जवाब बनता है मित्रों। तो रेनाल्ड्स आंसर्स लगाओ, डी के साथ आप यहाँ पे सही जवाब
बनाओ। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रेडा का समर्पण नामक प्रसिद्ध चित्र जो है किस कलाकार का है? नाम वेलास्के का है, होपनर का है, रिचर्ड विल्सन का है और रेनवा का नाम दिया गया। ब्रेडा का समर्पण आपसे पूछा गया। ब्रेडा के समर्पण की अगर बात आती है वेलास्के की रचना बनती है मित्रों। सही जवाब वेलास्के लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया आपसे गोया का जन्म 30 मार्च 1746 ईस्वी को कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, इंग्लैंड में हुआ या फिर स्पेन में हुआ है? गोया का जन्म 30 मार्च 1746 ईस्वी को कहाँ हुआ मित्रों? तो गोया के जन्म की अगर बात आती है स्पेन के साथ आंसर्स बनता है। डी के साथ हम राइट आंसर्स बनाते हैं। डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हेंगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? क्रीट में है, इस्तांबुल में है, रोम में है या फिर बेबीलोनिया में है? हेंगिया सोफिया गिरजाघर की बात आती है तो अब हेंगिया सोफिया गिरजाघर जो आपका स्थित है इस्तांबुल में है मित्रों। राइट आंसर्स इस्तांबुल दो। शी के साथ आप राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। पॉप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोशनबर्ग की कृति कौन सी है? नाम ग्रामोफोन वाली है, एमिल जोला वाली है, नर्तकी वाली है या फिर मोनोग्राम वाली है? पॉप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोशनबर्ग की बात आती है तो रॉबर्ट रोशनबर्ग की जो कृति है मित्रों वो आपकी फाइनली मोनोग्राम वाली है। आप राइट आंसर्स मोनोग्राम लगाओ। डी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आता है। आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है? बद्रीनाथ का है, एम.एफ. हुसैन का है, रामकुमार का है या फिर पुलिन बिहारी दत्त का नाम दिया गया? आपातकाल की घोषणा की बात हो रही है मित्रों। आपातकाल की घोषणा जो रचना होती है एम.एफ. हुसैन की है तो आप सही जवाब सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 103 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है इंडिपेंडेंस डे प्रोसेंसस 14 फुट विशाल पेंटिंग है, ये किसकी है? नाम दिया गया हुसैन की है, रजा की है, आरा की है, बाकरे की है? इंडिपेंडेंस डे प्रोसेंसस की बात होती है मित्रों। ये 14 फीट ऊंची विशाल पेंटिंग किसकी है? तो ये जो है के एच आरा की है। कृष्ण हावलाजी आरा के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। बी के साथ आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चंस देखा जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रॉक गार्डन का निर्माण निम्नलिखित में से किस कलाकार ने किया है? नाम सतीश गुजराल का है, नेकचंद सैनी का है, मीरा मुखर्जी और हेनरी मूर का नाम दिया गया। रॉक गार्डन का निर्माण जो है किसने किया? रॉक गार्डन के जब निर्माण की बात आती है, बनवाने की बात आती है, नेकचंद सैनी के द्वारा बनवाया गया मित्रों। तो सही जवाब आप नेकचंद सैनी लगाओ। शी के साथ आप यहाँ पे राइट आंसर्स बनाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 105 नंबर क्वेश्चन आएगा। फ्रेंच अकादमी की स्थापना कब हुई? 1650 में, 1663 में, 1648 में या फिर 1675 में? फ्रेंच अकादमी की जो स्थापना होती है मित्रों ये 1648 में होती है। सही जवाब 1648 बनेगा। बी के साथ आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन हम 106 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है राजा रवि वर्मा ने अपना लिथो प्रेस किसकी मदद से स्थापित किया? डच के, फ्रेंच के, जर्मन के या फिर ब्रिटिश के? किसके मदद से लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना राजा रवि वर्मा ने फाइनली स्थापित की मित्रों? तो जर्मन की मदद से फाइनली हुआ है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। मुंबई के घाटकोपर में यह लिथोग्राफी प्रेस स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आता है। पूछा गया सह अस्तित्व किसका चित्र है? रवि वर्मा का है, असित कुमार हालदार का है, रविशंकर रावल का है और प्रदोष दासगुप्ता का नाम दिया गया। सह अस्तित्व की अगर बात आती है मित्रों तो सह अस्तित्व जो रचना होती है ये रचना फाइनली असित कुमार हालदार के द्वारा बनाई गई रचना है। आप सही जवाब यहाँ असित हालदार लगाओ। शी के साथ आप राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है बोरोबुदुरु का स्तूप किस देश में है? जावा में है, कंबोडिया में है, जापान में है या फिर श्रीलंका में? बोरोबुदुरु के स्तूप की बात आती है मित्रों जावा में है। सही जवाब जावा प्रांत लगाओ। फर्स्ट के साथ आप राइट आंसर्स यहाँ पे बनाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की शताब्दी का ग्रंथ है? 5वीं का है, 7वीं का है, 6वीं का है या फिर 8वीं का है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण की शताब्दी का ग्रंथ होता है। जब शताब्दी की बात आएगी तो आप सही जवाब 6वीं शताब्दी लगाओ। बी के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ मित्रों। बी इज द राइट आंसर्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आता है। पूछा गया चित्रसूत्र की रचना जो है वो किसने की? कपिल मुनि ने की, गौतम मुनि ने की, नारायण मुनि ने की या फिर में से कोई नहीं? चित्रसूत्र की रचना की बात आती है तो चित्रसूत्र की रचना फाइनली नारायण मुनि के द्वारा की जाती है। आप राइट आंसर से यहाँ नारायण मुनि बनाओगे। बी के साथ मित्रों सही जवाब लगेगा। बी इज द राइट आंसर होगा।
111 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है फूलों को कागज पर रगड़ करके आकृति रचना करने वाले कलाकार कौन से रहे। नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर है, नंदलाल बोस है, मुकुल चंडे हैं या फिर दीपेन बोस का नाम दिया गया। फूलों को कागज पर रगड़ करके आकृति बना देने का काम किसका रहा मित्रों, तो आप जानते हैं जो 67-68 वर्ष की आयु में चित्रकारिता की ओर आते हैं वही बाबा रविन्द्रनाथ ठाकुर सही जवाब बनते हैं। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगता है, ए इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर होता है, आपसे कह रहा है मित्रों जोड़ा साको का संबंध किससे है। नाम इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का है, विचित्रा क्लब का है, कला संस्थान का है और एशांटी सोसाइटी का नाम दिया गया। जोड़ा साको का संबंध किससे होता है, जोड़ा साको की अगर संबंध की बात आती है तो आप विचित्रा क्लब के साथ आंसर्स लगाते हो, बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बनता है। बी के साथ आप सही जवाब लगाओ और आगे चला जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन अपना 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 113 की बात आती है, आपसे पूछा गया एलोरा में जैन धर्म से संबंधित कुल गुफा कितनी है, 5 है, 6 है, 4 है या फिर 8 है। एलोरा में जैन धर्म से संबंधित जो गुफा बनती है मित्रों, आप भी जानते हैं कि एलोरा में जैन धर्म से संबंधित गुफाओं की संख्या 5 होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया विख्यात चित्र द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार का है। नाम लियोनार्डो दा विंची का है, रैफेल का है, माइकल एंजेलो का है, पिकासो का नाम दिया गया। द लास्ट जजमेंट की बात आती है, रचना जो है माइकल एंजेलो की है। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगता है। और आगे चला जाए 115 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया आपसे भारतीय शैली पे भित्तीय चित्र करने की कला के लिए जयपुर में किस कलाकार को शांति निकेतन बुलाया गया था। नाम नंदलाल बोस का है, साहिब राम का है, लाल सिंह का है, नरसिंह लाल का है और जोधपुर का जो है जोध सिंह का नाम दिया गया। आपसे कह रहा भारतीय शैली पर भित्तीय चित्र करने की कला के लिए जयपुर से किस कलाकार को बंगाल के शांति निकेतन में बुलाया गया। मित्रों बंगाल से शांति निकेतन आने वाले कलाकार जो होंगे फाइनली वो जयपुर से चल करके शांति निकेतन पहुंचेंगे, नरसिंह लाल नाम होगा। सही जवाब वी के साथ आप बनाओ, बी इज द राइट आंसर लगाओ। 116 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया अजंता वह तो मेरे समझ से परे है, यह उक्ति किस भारतीय कलाकार के संदर्भ में मानी जाती है। यामिनी राय, लक्ष्मण गौर, अमृता शेरगिल और वी प्रभा का नाम दिया गया। अजंता वह तो मेरे समझ से परे है, ऐसा जो कथन है मित्रों ये अमृता शेरगिल का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ नहीं बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर आप लगाना। आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन 117 नंबर आता है मित्रों। पूछा गया कर्नाटक के आईहोल नामक स्थान के पास स्थित गुफा जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का श्रेष्ठ समन्वय दिखाई देता है, बादामी है, एलिफेंटा है, सत्तनवासल है और एलोरा का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। कर्नाटक के आईहोल स्थान पे जो आपको पाई जाती है वो बादामी है, जहां वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। नाम कोणार्क का सूर्य मंदिर है, मार्तंडे का सूर्य मंदिर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर है या फिर होयलेश्वर का मंदिर दिया गया है। ब्लैक पैगोडा के नाम से क्या जाना जाता है मित्रों, तो ब्लैक पैगोडा यानी काला पैगोडा। सही जवाब बनता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हरेन दास की कला शैली किससे प्रभावित थी। नाम ओकियो ए से रही है, ट्राइबल आर्ट से रही है, चीनी अलंकरण से रही है या फिर इकेबाना से रही है। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हरेन दास की जो कला शैली है किससे प्रभावित थी। हरेन दास की अगर कला शैली की बात आती है ट्राइबल आर्ट के साथ आंसर्स बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। और आगे चलते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन 120 नंबर आता है। 120 नंबर आपसे कह रहा है नुज़ुल अल उलूम पुस्तक में चित्र मिलते हैं बीजापुर शैली के आरंभिक चित्र, गोलकुंडा शैली के आरंभिक चित्र, बीदर शैली के आरंभिक चित्र या फिर जयपुर शैली के आरंभिक चित्र। नुज़ुल अल उलूम की बात होती है, नुज़ुल अल उलूम पुस्तक के जो चित्र मिलते हैं बीजापुर शैली के आरंभिक चित्र मिलते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाओ, ए के साथ आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र होते हैं 11-12, 22-28, 16-22 या फिर 24-36। आपको रेशियो बताना है कंपनी शैली के जो बड़े आकार के चित्र होते हैं वो कैसे होते हैं मित्रों, 16-22 के रेशियो में होते हैं। सही जवाब जो है वो बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाएंगे। आगे चलेंगे 122 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है आपसे किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है। जेसी फ्रेंच ने, मोरक्राफ्ट ने, डब्ल्यूजी आर्चर ने या फिर टॉमस रो ने। किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है। कांगड़ा कला की मैक्सिमम प्रशंसा जो करेगा उसका नाम जेसी फ्रेंच होगा। सही जवाब जेसी फ्रेंच लगाओ मित्रों, फर्स्ट के साथ आप राइट आंसर यहाँ पे बनाओ, ए इज द राइट आंसर लगाओ।
आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आए 123 नंबर। नवपाषाण कालीन सबसे पुरानी बस्ती कौन है? नाम जेरिको का है, ग्रीस का है, रोम का है और अल्तामीरा का नाम दिया गया। नवपाषाण कालीन सबसे पुरानी बस्ती जो बताई जाती है, सबसे पुराना स्थल बताया जाएगा जेरिको, फिलिस्तीन वाला बताया जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सांची की कला का विषय है, सांची की कला का विषय है, नाम जैन है, हिंदू है, बौद्ध है और पर्शियन का नाम दिया गया। सांची की कला का जो विषय बनता है मित्रों, वो विषय फाइनली बौद्ध बनता है। तो आप राइट आंसर से यहाँ बौद्ध के साथ लगाना, बी के साथ आप सही जवाब बनाना, बी इज द राइट आंसर लग जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आभूषण बनाने की कला का चरमोत्कर्ष काल था, गुप्त काल, सातवाहन काल, मौर्य काल और मुगल काल का नाम दिया गया। आभूषण बनाने की कला का जो चरमोत्कर्ष काल रहा है मित्रों, वो सबसे शीर्ष काल जो है वो गुप्त काल रहा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाएगा। तो मित्रों